तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले ही बता दूं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है और परमिटिविटी अलग है। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो टॉपिक रहेंगे क्योंकि इन दोनों की तो बात एक ही है, ठीक है ना। परमिटिविटी आपने देखा होगा कि आपने पहली बार देखा परमिटिविटी को कूलाम्स फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहली बार आपने यहां देखा इसको, ठीक है ना। और परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन, और ये नोट जो है ये नोट किस लिए है? परमिटिविटी एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन M है या एप्सिलॉन R है, मतलब आपने कुल मिला के ऐसा कुछ देखा होगा, ठीक है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, परमिटिविटी होती क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो ठीक है, तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस में। और आज हमें बात करनी है, वो मैं बता ही चुका हूं क्या बात करनी है। तो चलो आप जरा मुझे एक बात बताइए, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करता हूं। जरा ये नोट क्यों है यहाँ पे, जो ये जीरो है ये क्या है? आपने बोला इसे आप जीरो समझो, ठीक है, वैसे नोट होता है जीरो समझो। जीरो का मतलब कह दो कुछ भी ना हो, जब वैक्यूम हो। जीरो का मतलब होता है वैक्यूम, शून्य, जहां कुछ भी नहीं हो। फ्री स्पेस कह दूं कि जिस स्पेस में कुछ भी ना हो। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो एप्सिलॉन नोट मतलब, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, और जो ये नोट है मतलब जीरो मतलब वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस। तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो ये एप्सिलॉन M क्या है? M इंडिकेट करता है मीडियम को, तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड ये R होता है रिलेटिव, तो ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन R, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंडिकेट करेंगे K से। अच्छा जी, आप एक बात बताओ, जब आपने कूलाम्स फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा था तो आपने कहा था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या यही वो K है? नहीं, ये वो K नहीं है। ये तो बस मैंने आपको बता दिया था कि कुछ ऐसा आया था, और मैंने कहा था इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा गया है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया K। ये था कूलाम कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट था? कूलाम कांस्टेंट, ठीक है, कूलाम का कांस्टेंट। ओके, और इस K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बस यही मुझे बात करनी है कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। तो आपने बोल दिया दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहली बात, ये परमिटिविटी मतलब करती क्या है? मैं बोलता हूं जी, परमिटिविटी पहली बात तो ये पूछो होती क्या है, करती क्या है, बात की बात होती क्या है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मान लो ये दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। आप बोलोगे Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। इन दोनों में अट्रैक्शन है रिपल्शन? आपने बोला कैसी बात कर दी, रिपल्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं ये दोनों के दोनों चार्ज वैक्यूम या एयर कह दो, एक ही बात है लगभग, वैक्यूम या एयर में रखो और बिल्कुल इसी सेटअप को मैं उठा के पानी के अंदर लेके चला जाऊं जी, ये चार्ज आपका Q1 प्लस हो गया, ये चार्ज आपका Q2 प्लस, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर पे था और ये वाला भी आपका सेकंड सेटअप जो है वो 10 सेंटीमीटर में है। पहले ऊपर क्या था? वैक्यूम या एयर थी, मतलब फ्री स्पेस कह देता हूँ, चलो वैक्यूम ही बोल दो, एयर को भी हटाओ, और नीचे है आपका वाटर। इस बार बीच में पानी भरा हुआ है। ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। आप बस मुझे बताओ फोर्स ज़्यादा कहाँ लगेगी, बस आप मुझे ये बता दो। आप बोलोगे देखो जी, दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, दोनों चार्जेस सेम है, लेकिन ये बीच में क्या है? वैक्यूम है, और ये क्या है? पानी है। जब हमने ऐसा सेटअप रखा तो पानी में बहुत कम फोर्स लगी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। वैक्यूम में तो बहुत ज्यादा फोर्स लगी, लेकिन पानी में बहुत कम फोर्स लगी। आप और ज्यादा डेंसर मीडियम लेके आए, आप और ज्यादा डेंसर, जैसे कोई ऑयल वगैरह लेके आए, और ज्यादा डेंसर मीडियम, तो इसका मतलब जी और कम फोर्स लगी। तो मीडियम दो चार्जेस के बीच में जो भरा होता है उसकी डेंसिटी जितनी बढ़ती जाती है, वो जितना डेंस होता जाता है, उतनी ही दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कम हो जाती है। समझे? जरा एक और बात बताओ, दूसरा तरीका समझने का। ये बताओ इस चार्ज से ऐसा क्या चला जो इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगा दी? आपने बोला फील्ड चला होगा, कि इस चार्ज का यहां तक फील्ड पहुंच गया और इसने उस फील्ड को एक्सपीरियंस किया। एंड द फील्ड एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q2, वही क्या जो फील्ड उसने एक्सपीरियंस किया किसने? चार्ज Q2 ने, वही क्या हुई? वही आपकी फोर्स हो गई, हाँ है ना। ये द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2, उसकी फील्ड की इंटेंसिटी है वो रही होगी। कुल मिला के बात ये है कि Q2 ने पहले वाले चार्ज का फील्ड को एक्सपीरियंस किया और उस फील्ड ने इस पर फोर्स लगा दी। ये बात है कुल मिला के।
इस चार्ज का यहां फील्ड पहुंचा, उस चार्ज के फील्ड ने फोर्स लगा दी। सेम कहानी यहां होगी, यहां फोर्स लगा दी, इसका मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर इस Q1 ने Q2 पर कम फोर्स, मैं आपसे यह पूछता हूं कि Q1 ने Q2 पर फोर्स कैसे लगा दी। आपने बोला कैसे, क्या लगा दी? इसने मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक पहुंचा और इसने उस फील्ड को एक्सपीरियंस करा, लग गई फोर्स। आप तो ये वाली बात कर रहे हो कि एक मैग्नेट ने दूसरी मैग्नेट पे फोर्स कैसे लगा दी। अरे भैया, वो दूसरी जो मैग्नेट है वो पहली मैग्नेट के फील्ड में है। अगर एक मैग्नेट ये है और दूसरी मैग्नेट ये है, इसे कहता हूं 1, इसे कहता हूं 2, तो मैं तुमसे पूछने लगूं कि इसने इसको रिपेल कैसे कर दिया। अरे भैया, ये वाली मैग्नेट इसके फील्ड के अंदर है, इसलिए रिपेल कर दिया, इसलिए फोर्स लगा दी। एग्जैक्टली। तो कह दूं कि ये वाला चार्ज इसके फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, इसलिए फोर्स लगा दी। कह दूं कि ये वाला चार्ज भी इसके फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, इसलिए फोर्स लगा दी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स तभी लग सकती है जब वे एक दूसरे के फील्ड को एक्सपीरियंस करें। अगर मैं कह दूं कि Q2 Q1 के फील्ड से बाहर है, तो क्या Q1 Q2 पर फोर्स लगा पाएगा? जी कभी नहीं लगा पाएगा। तो इसका मतलब अगर तुम्हें किसी दूसरे पर फोर्स लगानी है तो उसका तुम्हारे फील्ड के अंदर होना भी जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी समझ गए, इतनी बात तो लाजमी है। इस पर फोर्स लगी ज्यादा और पानी में जब रखा फोर्स लगी कम। आप मुझे बस एक बात बताओ, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपको हवा में भागना है। हवा मतलब ऐसा नहीं होता कि हवा में चलना है, चलना धरती पे है, लेकिन धरती के ऊपर क्या एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर ही एयर है। आपको एयर में चलना है और आपको पानी में चलना है। इजीली कब चल पाओगे? आपने बोला जी पानी तो बहुत एनर्जी ले जाएगा। अगर मैं उसी स्पीड से पानी में दौड़ना चाहूँ जितनी स्पीड से एयर में दौड़ सकता हूँ तो बड़ा मुश्किल है, मेरे बस की नहीं है जी इतनी स्पीड से दौड़ पाना। अगर मैं कहूँ नहीं दौड़ना ही है तो आप बोलोगे बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पानी, हमारी एयर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो आपने बोला बिल्कुल वही, इलेक्ट्रिक फील्ड का चलना वैक्यूम में आसान है या वाटर में? आपने बोला किसी का भी चलना, सीधी सी बात है, हल्के वाले मीडियम में आसान होगा। मैं कहने लगूं शहद में दौड़ लगा दो, तो शहद में कैसे भाग लोगे तुम? समझे कि नहीं समझे? बड़ी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो कह दूं कि पानी में जो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चला, जो इस चार्ज से क्या चला, इलेक्ट्रिक फील्ड चला, पानी ने उस फील्ड को ज्यादा एब्जॉर्ब किया, इसलिए वहां तक कम पहुंच पाया। और वैक्यूम ने जो इस चार्ज से फील्ड चला था उस फील्ड को कम एब्जॉर्ब किया, इसलिए यहां ज्यादा पहुंच गया। तो इसीलिए जब दो चार्जेस वैक्यूम में रखे होते हैं, Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, दो चार्जेस वैक्यूम में रखे, इन पर ज्यादा फोर्स लगती है। और बिल्कुल इसी सेम सेटअप को मैं पानी के अंदर, चलो H2 लिख दिया मैंने, पानी के अंदर रख दूं तो आप बोलोगे इसमें कम फोर्स लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे जो फील्ड चला था वो पानी ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया और जो इससे फील्ड चला था वैक्यूम ने बहुत कम एब्जॉर्ब किया। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो आपने कह दिया। तो ये एब्जॉर्ब करने का इससे क्या मतलब है? बस वही परमिटिविटी है। क्या है परमिटिविटी? कि किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी, किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फील्ड को एब्जॉर्ब कर ले, फील्ड को रिड्यूस कर दे, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? परमिटिविटी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो फील्ड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। फील्ड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। समझे कि नहीं जी? ठीक है, हम समझ गए। अगर मैं और कोई और डेंसर मीडियम में हनी लेके आऊं मैं, तो आप बोलोगे तो इससे भी डेंसर है। तो आपने बोला Q1 ये रहा, Q2 ये रहा। आपने कहा जी फिर तो और कम फोर्स लगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल और कम फोर्स लगेगी। मतलब देखो, मान लो इसने इस पर लगाई कितनी फोर्स, एक एग्जांपल दे रहा हूं, F फोर्स, इसने लगाई F डैश और इसने लगाई F डबल डैश। तो मैं तुम्हें बता दूं जो फोर्स ये वाली है ना बहुत ज्यादा होगी इससे, और सबसे कम इसकी फोर्स होने वाली है। समझे कि नहीं समझे? मान लो ये 100 न्यूटन है, कितनी न्यूटन है? 100। तो ये तुम्हें बता दो कितना होगा, लगभग 2 न्यूटन के आसपास होने वाला है, ठीक है ना? या 1.5 न्यूटन ही कह दूं और अच्छी बात रहेगी। और ये और भी कम, लगभग 1 न्यूटन। मतलब इतना अंतर आ जाएगा मीडियम से। तो परमिटिविटी कोई हल्की हल्की चीज नहीं है। परमिटिविटी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है फोर्स को। परमिटिविटी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है किसको? फोर्स को। अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आया तो फोर्स 100% चेंज होगी, ये बात ध्यान रखना। अगर दो चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम आया तो फोर्स 100% चेंज होगी। पक्का? अच्छा मैं एक और सवाल पूछता हूं।
मीडियम नहीं है तो क्या है, आपने बोला वैक्यूम है, और मीडियम आया तो कुछ है ना, तो जो आया वो फील्ड को और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो ये बताओ तुम मुझे, फील्ड ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ तो इस चार्ज तक कम पहुंचा ना, हाँ जी कम पहुंचा, तो यहां फोर्स ज्यादा लगे कम। तो जी आप बोलो किसी भी मीडियम के आ जाने से फील्ड एब्जॉर्ब हुआ, और फील्ड ही क्या लगा रहा था, इसमें फोर्स लगा रहा था, और वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, मीडियम ने। इसका मतलब उतना फील्ड पहुंचा नहीं, तो फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो कह दूं मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, तो सीधी सी बात है मीडियम की फील्ड को एब्जॉर्ब करने की पावर उतनी ज्यादा होगी। हाँ है ना, मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा, इसका मतलब उतना ज्यादा फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा। जितना ज्यादा फील्ड मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, आगे तो भेजेगा नहीं, तो इस चार्ज तक जाएगा नहीं, तो सीधी सी बात है इस चार्जर फोर्स लगेगी कम। तो ये बताओ परमिटिविटी मीडियम की ज्यादा, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स कम या ज्यादा, आपने बोला कम। तो ये बताओ परमिटिविटी और फोर्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स का, आपने बोला मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उस मीडियम में फोर्स उतनी कम रहेगी, तो इनवर्स का रिलेशन है जी। तो परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये हमारी कॉमन सेंस ने कहा कि नहीं कहा, आपने कहा जी कह दिया। आ जाओ जरा फॉर्मूले पे। ये बताओ F इक्वल टू 1/4 पाई, तो चलो ये ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, चलो वैक्यूम था यहाँ, अगर मैं इसको एप्सिलॉन कह दूं, ये डायरेक्ट का रिलेशन है इनवर्स का, आपने बोला इनवर्स का। क्या अब आपको ये बात समझ में आई ना कि एप्सिलॉन नीचे ही क्यों आया, हाँ या ना, पक्का क्लियर है ना? तो ये था परमिटिविटी का इंट्रोडक्शन। ओके, डेफिनेशन में कुछ नहीं है, परमिटिविटी आप लिख लो, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम बाय विच इट एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम बाय विच इट एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज के, मीडियम की, आपने बोला मीडियम की, चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं, किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। ओके, चलो जी ठीक है। वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम डालता रहूंगा तो आप बोलोगे फोर्स घटती चली जाएगी। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब कोई मीडियम ना होगा, जब कोई मीडियम ना होगा, जब कोई मीडियम नहीं होगा तो वो क्या होगा, वैक्यूम होगा। और वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो होती है बहुत कम, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, यूनिट, अब यूनिट क्या होती है उस बारे में अभी बात करेंगे। ये वैल्यू आप याद कर लेना, 8.85 10 की पावर -12। ओके, तो ये था आपका परमिटिविटी। अब बात आएगी रिलेटिव परमिटिविटी होती है, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, अभी परमिटिविटी कंप्लीट नहीं हुआ। आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। सबसे पहली बात वैल्यू की बात करूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। अच्छा आप एक बात बताओ, परमिटिविटी को आपने पहली बार कहां देखा, हमने कहा जी हमने देखा जहां फॉर्मूला था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहां देखा था। जरा इसकी वैल्यू बताना, आपने कहा इसकी वैल्यू होती है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है, ये कूलाम कांस्टेंट है पूरा, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर, हाँ वो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, कूलाम्स लॉ में बताया है मैंने। अच्छा, इसको ले आओ डिवाइड में, उसको उधर ले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 और 10 की पावर -9। समझे कि नहीं समझे? डिवाइड में लाया ऊपर चला गया, हाँ जी बिल्कुल। और इसे जब आप आगे सोल्व करोगे, करके देख लेना, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ओके, यूनिट, अब यूनिट क्या होती है जी मुझे नहीं पता, यूनिट क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो ये तो समझ में आया ना। अब बात करते हैं परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है। पहली बात वैल्यू क्या थी। अच्छा, ये किसकी है, ये फ्री स्पेस की है, ठीक है ना, वैक्यूम की परमिटिविटी। अब बात करता हूं इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट के बारे में बात की जाए। आप बोलोगे यूनिट निकालते कैसे हैं, देखो पहली बात, जब भी आपको किसी की यूनिट या डायमेंशन निकालनी है, जब भी आपको किसी यूनिट या डायमेंशन निकालनी है तो उसको अकेला छोड़ दो, सब एक तरफ वो अकेला, ठीक है। क्योंकि पहली बार यहां देखा इसको हमने Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसे छोड़ दो अकेला तन्हा जी, इधर ले जाओ इसको, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। समझ में आया ना। अब आप ये बताओ, ये तो कांस्टेंट है, यूनिटलेस है। अच्छा, कूलाम 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 स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या डायमेंशन, सॉरी क्या यूनिट थी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, कूलाम कांस्टेंट की यूनिट क्या थी? आपने बोला कूलाम कांस्टेंट था ये, ठीक है। और हाँ नहीं हाँ, कूलाम कांस्टेंट यही था ना, के बराबर,
तो के की जो आपने यूनिट निकाली थी, के कूलाम कांस्टेंट, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, कूलाम कांस्टेंट, तो जो हमने यहाँ ये जो के है, तो आप बोलोगे इसको इधर ले जाओ, उसको डिवाइड, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम कांस्टेंट की जो यूनिट थी वो थी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कूलाम कांस्टेंट आता था ऊपर, मतलब यहाँ के आता था बस, और ये आता है नीचे, तो सीधी सी बात है उल्टी ना हो जाएगी उसकी। ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और ये क्या है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन के बारे में बात करें, बोर्ड में आया हुआ सवाल है यूनिट एंड डायमेंशन वाला, तो डायमेंशन की बात करें, आपने बोला डायमेंशन में क्या दिक्कत है, क्या है, कूलाम। यहां से देखो ना, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डायमेंशनलेस सॉरी, ये क्या है, चार्ज। आप ये बताओ, आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, 10th क्लास में पढ़ा था। टाइम गया यहाँ पे, तो Q बराबर हो गया IT, जी बिल्कुल सही बात है, तो Q बराबर हो गया एम्पेयर सेकंड, हाँ या ना। तो डायमेंशन हो जाएगी इसकी एम्पेयर और टाइम का हो जाएगा T। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला जी आपने करंट क्यों घुसाया, अभी तो करंट आया भी नहीं। भाई देखो, यूनिट या डायमेंशन जब भी निकालते हैं तो फंडामेंटल डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, फंडामेंटल यूनिट वाले सीन से निकालते हैं। और चार्ज फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल है यूनिट 7, 5 और 2 7, ठीक है ना, 7 फंडामेंटल हैं। आपको सारी की सारी पता होंगी, आपका टाइम हुआ, मास हुआ, लेंथ हुआ, और आपका टेम्परेचर हुआ, इस करंट भी हुआ, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी हुआ, मोल हुआ, ठीक है ना, तो उसमें करंट आता है। तो चार्ज में तो करंट है, तो आपने बोला चार्ज का हो जाएगा AT और दूसरे वाले का भी AT, तो कह दूं A स्क्वायर T स्क्वायर, तो हुआ ऊपर, अपोन में फोर्स होता है क्या, MLT-2, ठीक है, और ये होगा डिस्टेंस, रेडियस R है ना डिस्टेंस बीच का सेपरेशन, तो ये होगा लेंथ का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? अरे MLT होती है ना, तो ये हो जाएगा आपका M अकेला, ठीक है, L की पावर 3, तो पहले तो A2 T2 अपॉन M अकेला, L की पावर हो गई 3, T की पावर -2, सोचो T की पावर -2 ऊपर जाए कितना गया, T की पावर +2, T की पावर 2 और 2 कितना गया, T की पावर 4, तो M ऊपर गया, ठीक है, M-1, L ऊपर गया, L-3, T ऊपर गया, T4, और ये तो A2 तो है ही। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। क्या आपको परमिटिविटी के बारे में सब समझ में आ गया? जी आ गया। परमिटिविटी कुछ नहीं है, बस मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फील्ड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के देखो, मीडियम तो फिर भी फील्ड को एब्जॉर्ब भी करता, जिस प्रॉपर्टी से उसने फील्ड को एब्जॉर्ब किया, रिड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा, उतनी ज्यादा ही वो फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा, तो बोलूंगा कि उसकी परमिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या आपको परमिटिविटी का पूरा सीन समझ में आया? अब आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा जिसके दो नाम हैं, एक तो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसे कह सकते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको भी हम किससे इंडिकेट करते हैं? के से ही इंडिकेट करते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर, आर इंडिकेट द रिलेटिव और एप्सिलॉन इंडिकेट द परमिटिविटी। ओके।